यह क्या बात हुई रजत? कल तुम्हें माँ को लेने आना था तो तुम आए क्यों नहीं? मैं जानती हूँ कि तुम जानबूझकर नहीं आए। तुम्हें पता है ना कि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मुझे भी तो अपने परिवार के साथ घूमने जाना है। तुम तो बड़े मज़े से अपने परिवार को लेकर ससुराल हो आए, और मेरा क्या? जाते समय तुमने क्या कहा था? दीदी, इस महीने माँ को आप रख लीजिए, अगले महीने मैं रख लूँगा। भाई, इस तरह से तो नहीं चलेगा। इंतज़ार में बैठी निशा अपने भाई रजत से कह रही थी। रजत बोला, 2 दिन पहले ही तो वहाँ से लौटा हूँ। घर बहुत गंदा था। रेखा से अकेले सब कुछ नहीं हो पाता, तो मैं उसकी मदद करवा रहा था। फिर भी मैं बहुत थक गया। मैंने सोचा एक दिन आराम कर लेता हूँ, फिर माँ को ले आऊँगा। ठीक है, आपने इस महीने माँ को एक दिन ज़्यादा रख लिया है, तो अगले महीने एक दिन मैं ज़्यादा रख लूँगा। इसमें इतना नाराज़ होने की क्या बात है? निशा बोली। बीवी की तुम्हें बहुत चिंता है, माँ और बहन की कोई चिंता नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज के आज आकर माँ को लेकर जाओ, ताकि मैं भी कल निकल सकूँगी। अगर तुम नहीं ले गए तो माँ के अगले महीने की पेंशन भी मैं ही रखूँगी। फिर मत रोना। मेरी अकेली की माँ नहीं है, वह तुम्हारी भी माँ है। इतना कहकर निशा ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। दूसरे कमरे में बैठी निशा की माँ राधिका जी अपनी फूटी किस्मत को रो रही थी। बेचारी पति की मृत्यु के बाद अपने बच्चों पर कभी कोई कमी नहीं होने दी। पूरे जीवन दुनिया के बच्चों को शिक्षा देती रही, पर अपने बच्चों के संस्कार में न जाने कहाँ चूक हो गई। जो बच्चे बस माँ को हर महीने उसकी पेंशन पाने के लिए अपने पास रखते थे और बदले में कितनी सेवा करते थे, यह तो उनका मन ही जानता था। कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। माँ, आप अपना सामान बांध लीजिए। रजत शाम तक आएगा और आपको अपने साथ ले जाएगा। आप अपना सामान समेटकर हॉल में रख दीजिएगा, ताकि मैं नौकरों से बोलकर इस कमरे की भी सफाई करवा दूंगी। अब 1 महीने तक यह कमरा बंद रहेगा, तो कहीं बदबू ना आने लगे। राधिका जी बोली, बेटी, तुम तो 2 हफ्ते बाद लौट आओगी, तो मुझे यहीं रहने दो। यहाँ की रसोई का मुझे सब पता है। मैं खुद के लिए बनाकर खा लूँगी, और तुम्हारे आने से पहले सारी साफ़ सफाई भी करवा दूँगी। तुम्हें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। निशा बोली, नहीं माँ, इस महीने में आपको रजत के साथ रहना है। याद है ना आपको, आपके रिटायरमेंट के बाद जब क्वार्टर खाली करते समय हमने यही तो तय किया था। अब आप बार बार यह सब बोलकर मेरा मूड ख़राब मत करो। वैसे भी मेरी पैकिंग नहीं हुई है। राधिका जी बोली, बेटा, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि बार बार यहाँ से वहाँ थाली के बैंगन की तरह मुझे मत भेजो। कभी कभी तो लगता है मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। 2 बच्चे हैं, 2 घर हैं, फिर भी स्थायी रूप से मेरा ही ठिकाना नहीं है। निशा चुपचाप मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। शाम को रजत माँ को लेने आया और बोला, दीदी, माँ का पासबुक बैग में है ना? निशा बोली, हाँ हाँ, बैग में ही है, और याद रखना अगले महीने एक दिन बाद वापस यहीं पहुँचाना। रजत बोला, चलो आओ माँ, पहले बैंक होते हुए चलेंगे। पेंशन के पैसे भी निकालने हैं, और फिर आपकी दवाई भी तो लानी है। बेचारी राधिका जी सोच रही थी, आखिर उनकी बीपी की दवाई में कितने पैसे लगते हैं। पेंशन से 30-35 हज़ार रुपये बेटा रख लेता, और बदले में माँ के हाथ में बस दवाई रख देता। सच कहते हैं लोग, जो माँ बच्चों को पढ़ाकर काबिल बनाती है, वहीं बच्चे बुढ़ापे में माँ को इस तरह ठग कर सोचते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। घोर कलयुग है। रजत माँ को पहले बैंक ले गया, फिर उनसे वहाँ मीठी मीठी बातें की। सबके सामने यह जताता है कि वह माँ का कितना ख्याल रखता है। फिर पेंशन के पैसे लेकर माँ के हाथों में सबके सामने दे दिए, और बड़े प्यार से माँ का हाथ पकड़कर अपने घर ले गया। राधिका जी बेटे के घर पहुँची तो बच्चे दादी को देखकर खुश थे, पर बहू के शरीर पर मानो पानी पड़ गया हो। रेखा रजत से बोली, ले आए? अरे मैं तो कहती हूँ लेने दो अपनी बहन को हर महीने का पैसा, और रखने दो। अब जब तक यह रहेंगी, ना तो हम कहीं जा सकते हैं, ना ही अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। कुछ परमानेंट इलाज क्यों नहीं करते? रजत बोला, ज़रा धीरे बोलो,
माँ सुन लेगी। माँ पर 1000-2000 खर्च होता होगा, और जब बैठे बैठे 35,000 रुपये मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। आज के समय में माँ जितना पेंशन लेती है उतनी तो लोगों की तनख्वाह होती है। फिर रजत माँ से बोला, लाओ माँ, पैसे दे दो, रेखा संभाल कर रख देगी। फिर जब जब आपको ज़रूरत होगी आप मांग लेना। राधिका जी बोली, बेटा तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो कभी मेरे किसी सामान को हाथ नहीं लगाते, तो मेरे पैसे मेरे बैग में भी रह सकते हैं। रेखा झट से बोली, माँ जी, बच्चे तो मेरे अच्छे हैं क्योंकि उन्हें अच्छे संस्कार मैंने दिए हैं, पर नौकर चाकर की नीयत का कोई भरोसा नहीं होता, तो पैसे मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लाती हूँ। राधिका जी ने चुपचाप पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। फिर क्या था, 1-2 दिन बेटा बहू सब खाने के लिए पूछे, और उसके बाद उसके कमरे में कोई झांकने तक नहीं जाता था। सबके खाने के बाद नौकर 2 रोटी और बची सब्जी में से थोड़ा अपने लिए रखता, थोड़ा राधिका जी को दे देता था, और राधिका जी बिना कुछ कहे चुपचाप खा लेती थी। करीब 10-15 दिन बाद रेखा फ्रिज का सारा सामान चेक कर रही थी। फ्रिज में खीर रखी हुई थी, तो उसने नौकर से कहा कि खीर खराब हो जाएगी, आज मम्मी जी को रोटी के साथ यही दे दो। नौकर बोला, मेम साहब, पर यह खीर तो 2-3 दिन पहले की है। रेखा ने आंखें दिखाई तो वह चुप हो गया, और रात के खाने में उनको वही खीर खाने के साथ दे दी। अगले दिन ही राधिका जी की तबीयत खराब हो गई। सर्दी खांसी के साथ बुखार भी चढ़ गया। दवाई की दुकान से दवाइयाँ लाकर रजत ने राधिका जी को दे दी। बुखार तो उतर गया, परंतु कमज़ोरी और खांसी जाने का तो नाम ही नहीं ले रही थी, और रात होते ही उनकी खांसी बढ़ जाती थी, जिसकी आवाज़ से रेखा की नींद पूरी नहीं हो पाती थी। रेखा, अब बहुत हुआ, यह यहाँ नहीं रह सकती। अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो मुझे और मेरे बच्चों को भी हो जाएगी, तो कुछ करो इनका, वरना मैं मायके चली जाऊँगी। अभी महीना पूरा होने में कुछ दिन बचे थे। रजत ने निशा को फ़ोन करके अपने घर की स्थिति बताई। निशा बोली, मैं भी हर महीने के झंझट से परेशान हो गई हूँ, इसका कोई तो उपाय करना होगा। रजत बोला, दीदी, अगर बात हम दोनों तक ही सीमित रहे तो एक बात कहूँ। वह उत्सुकता से बोली, हाँ हाँ बोलो। रजत ने कहा, क्यों ना माँ को उनकी उम्र के लोगों के पास पहुँचा दें। फिर रजत ने अपनी पूरी योजना बताई और राधिका जी को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी करने लगा। एक दिन रजत ने राधिका जी से 6 ब्लैंक चेक बुक पर साइन करवाया और बोला, माँ, बार बार आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, पेंशन के पैसे मैं या दीदी निकाल लेंगे। कल आपको कहीं लिए चलते हैं, वहाँ आपके जैसी बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी, देखना वहाँ आपका दिल लगा रहेगा। राधिका जी जानती थी कि कुछ भी सवाल करेगी तो उन्हें चुप करा दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने चुपचाप हाँ कर दी, क्योंकि वर्षों बाद बेटा उन्हें कहीं ले जाने की बात कर रहा है। भोली माँ बेटे के मंसूबों को समझ ना सकी और बेटा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आया, यह कहकर कि हर महीने मैं और दीदी आपसे यहाँ मिलने आते रहेंगे और हर पर्व त्योहार में आपको घर ले चलेंगे। वह कुछ सोचकर चुप हो गई, क्योंकि घर पर परिवार होते हुए भी वह वहाँ अकेली ही होती थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बेटा, इसीलिए तुमने 6 महीने की पेंशन के कागज़ों पर मुझसे दस्तखत करवाए, अच्छा ही किया। बस थोड़े बहुत पैसे मुझे भी दे देना, ताकि मुझे यहाँ किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। रजत ने कुछ पैसे दिए और चलता बना। 6 महीने बाद, दीदी, क्या आप नहीं चलोगे माँ से मिलने? रजत ने निशा को फ़ोन पर कहा। भाई, बस मैं 5 मिनट में बस स्टैंड पहुँच जाऊँगी, तुम गाड़ी लेकर वहीं आ जाओ, तो वहीं से चलेंगे। आधे पौने घंटे बाद दोनों भाई बहन राधिका जी के पास पहुँचे। बेंच पर बैठी राधिका जी दोनों बच्चों का मुंह निहार रही थी और दोनों बच्चे उनसे हाल चाल पूछ रहे थे। निशा बोली, क्या बात है माँ, यहाँ खाना पीना ठीक से नहीं मिलता क्या? आप कमज़ोर लग रही हैं। वह अपने कांपते हाथों से बेटी के सर पर हाथ रखकर बोली, नहीं नहीं बेटा, सारी व्यवस्था अच्छी है,
तभी रजत बोला, नहीं माँ, लगता है आप ज़रूर कुछ छुपा रही हैं, हमें बताइए, हम मैनेजर से कंप्लेंट करते हैं। राधिका जी ने प्यार से बेटे के बालों को ठीक करते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों ने मेरे बुढ़ापे की इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा रुक कर राधिका जी बोली, बेटा, क्या तुम मेरा पासबुक लाए हो? रजत खुश होकर बोला, हाँ हाँ हाँ, यह लो। राधिका जी बोली, एक बात कहूँ, बस पूछना मत कि मैं क्या करूँगी, पर मुझे 30-35 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। 30-35 हज़ार रुपये? निशा और रजत ने संयुक्त स्वर में एक दूसरे को देखते हुए कहा। राधिका जी बेटे के हाथ से पासबुक लेकर बोली, ठीक है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं यहाँ के मैनेजर को अपनी पासबुक दे देती हूँ, वह हर महीने मेरे पैसे निकाल कर मुझे दे देगा। दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और अपने अपने पर्स में से 15-15 हज़ार रुपये निकाल कर माँ को दे दिए। तभी बगल से गुजर रहे मैनेजर बाबू को राधिका जी पैसे देते हुए बोली, मैनेजर बाबू, यह लीजिए पैसे और बड़े वाले कमरे में पंखे और कूलर की व्यवस्था करवाइए, और हाँ, एक फ्रिज भी लगवा दीजिए, ठंडे पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी। अगले महीने अगर फिर से पैसे मिल गए तो एक अच्छे से कमरे में एसी भी लगवा दीजिएगा। मैनेजर बाबू बोले, पर राधिका जी, कूलर और एसी क्या ज़रूरत है, आप तो पंखा भी बंद करके सोती हैं। राधिका जी मुस्कुराकर बोली, मैनेजर बाबू, मेरा तो कट गया, पर कल अगर मेरे ये दोनों बच्चे यहाँ आकर रहेंगे तो इन्हें बड़ी दिक्कत होगी। ये भीषण गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि इन्हें सुख सुविधा की आदत है। जैसे मुझे यहाँ पहुँचाकर मेरे बच्चों ने माँ के बुढ़ापे का इंतज़ाम किया, तो माँ भला अपने फ़र्ज से पीछे कैसे रह सकती है। पैसे देकर राधिका जी उठकर वहाँ से चली गई तो दोनों भाई बहन एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दोनों को आश्चर्य अवश्य हुआ, परंतु उनके चेहरे पर पश्चाताप की एक लकीर तक नहीं थी, क्योंकि यही उनके आने वाले भविष्य का चलचित्र होगा। यह तो तय था। राधिका जी अपना पासबुक लेकर अंदर चली गई। पीछे से बेटा बेटी मैनेजर को बोले, गलती से माँ पासबुक भी लेकर चली गई। मैनेजर बाबू बोले, वह गलती से आपका कुछ नहीं ले गई, जो उनका था वह वही ले गई, और उन्होंने कहा है कि आइंदा से आप दोनों यहाँ मत आइएगा। जब भविष्य आपको यहाँ छोड़ जाएगा तभी आइएगा। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।